जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज न्यू चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने जो सर्किल चैप्टर है, सर्किल से रिलेटेड जो एरिया है यानी कि जो सेक्टर एरिया है या मेजर एरिया है या फिर सेगमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है या क्वाड्रेंट क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। उसको स्टार्ट करते हुए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि r त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड कोण कितना दे रखा है, त्रिज्यखंड कोण थीटा दे रखा है और उसकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ओके, यानी कि इंग्लिश में दे रखा है इफ थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल एंड रेडियस r देन एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा ये बच्चों। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों न्यू क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ जो दे रखी है आपको 5 पाई दे रखी है बच्चों, एंड सेंटीमीटर इक्वल एंड 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका जो एरिया है वो दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड तो हमें फाइंड करना है उसका रेडियस। यानी कि यदि 5 सेंटीमीटर लंबाई चाप से घिरे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, आर्क ऑफ लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला। आर्क ऑफ लेंथ आपको कितनी गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ का मतलब होता है, क्या होता है, चाप की लंबाई। तो आपको जो चाप की लंबाई जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 5 पाई। तो 5 पाई इक्वल्स टू दे रखा है आपको थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि किसी भी सर्किल के जो एरिया ऑफ सेक्टर है बच्चों ये दे रखा है, ये सर्किल है, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला एरिया हो जाएगा और ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपकी एल होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है वो ये है। ओके बच्चों, यहां पर ये गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 20 पाई इक्वल्स टू गिवन है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब डिवाइड करेंगे तो 20 पाई में डिवाइड करेंगे 5 पाई का, 20 पाई डिवाइडेड बाई 5 पाई इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360, पाई से पाई और 5 से ये कट 4 टाइम। तो यहाँ पे बचा है 4 और वो यहाँ पर आपके पास बचा है आर अपॉन 2। जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा 8 और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो जो आपकी रेडियस निकल कर आती है वो कितनी निकल के आती है, रेडियस आपकी निकल के आती है 8 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, न्यू क्वेश्चन देखते हैं। न्यू क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, इफ ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्किल, यानी कि जो ए बी है वो सर्किल की कोड है, यानी कि ये कोई सर्किल है हमारा,
जिसका सेंटर पॉइंट है ये। इसकी ए बी क्या है, हमारी कोड दे रखी है, ए बी इज अ कोड ऑफ सर्किल जिसकी लेंथ है 5√3, यानी कि हमने माना ये हमारी ए बी है, ए एंड बी, जिसकी कोड कितनी दे रखी है 5√3। ओके बच्चों, ये टोटल जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की वो आपकी 5√3 है। ओके, फिर नेक्स्ट दे रखा है विद सेंटर ओ। ओके, द रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ओ ए बी, यानी कि जो रेडियस दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 है और ये भी 5 है। इसको ओ मान लीजिए। जब इसको ओ मानेंगे तो देखो बच्चों, यहां हमें क्या निकालना है, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा 5√3 है, यानी कि एक पूरी लेंथ 5√3 है, तो उसके 2 इक्वल पार्ट करने पर ये आ जाएगा, ये वाला जो यहां से लेके, मैं आपको अलग पेन से शो कर देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी 5√3 का आधा पार्ट, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका हाफ पार्ट है ना। ओके, अब ये हाफ पार्ट है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें पहले थीटा निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है कि ये इफ, तो इसने बोला है देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी ओ ए एंड बी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी पूरे सेक्टर पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ओ ए एंड पी, मान लेते हैं ओ ए पी। तो ओ ए पी में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन H। तो बच्चों थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 5√3 अपॉन 2, और जो इसका हाइपोटीनियस है वो कितना है 5, जो यहां पर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास √3/2। तो साइन के अंदर √3/2 वैल्यू होती है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60। अब ये साइन थीटा है और ये साइन 60 है, तो थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 60। इफ थीटा इक्वल्स टू 60 है, प्यारे बच्चों ये 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, अगर हमने थीटा 60 निकाला है तो ये एंगल तो इसका डबल है, तो ये जो एंगल निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे, तो एंगल ऑफ AOB, AOB एंगल क्या होगा 2 इंटू 60, तो वो हो जाएगा 120। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर पार्ट। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, थीटा की वैल्यू हो गई 120 अपॉन 360 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, एंड आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर लेते, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको 3 टाइम कट किया, तो ये कितना आया 5 5 जो 25 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो कितना है 25/3 पाई, तो 25/3 पाई ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, यानी कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल निकालनी है, जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60, यानी ये सर्किल है आपका, ये रेडियस आपको गिवन है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसको O मान लीजिए, इसको A एंड इसको B। अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। आपको ये पोर्शन निकालना है,
यानी कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको गिवन है 60 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 एंड आर की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 6। ओके बच्चों, तो यहां पर जब सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कट, ये 6 टाइम और 8 6 से 6 खत्म, तो ये हो जाएगा 22 मल्टी 6 यानी 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 1, तो 132 अपॉन 7। और ये क्या है, एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी यूनिट इसकी, तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, 132 अपॉन 7 इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व कीजिए और ऑप्शन में बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी कि एक कोई सेंटर सर्किल है ये आपका, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है। ओके 10 सेंटीमीटर। तो फिर इसने बोला है क्वेश्चन में छोटे खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो छोटा खंड है वो हमें फाइंड करना है। ये हमारे बीच में कितना दे रखा है, 90 डिग्री एंगल है और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और हमें ये फाइंड करना है, यानी कि ये जो एरिया बन रहा है इसका जो छोटा वाला पार्ट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए क्या होता है, हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, थीटा की वैल्यू आपके पास 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू यानी कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट, 9 से ये 4 टाइम। ओके 10 इंटू 10 यानी 100 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, इसका इसमें डिवाइड किया 3.14 अपॉन 4 माइनस 0.5। ओके जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100, डिवाइड करने पर 3.14 में डिवाइड किया हमने किसका, 3.14 में जब हम डिवाइड करेंगे 4 का तो ये आएगा 0 और ये आपका डिवाइड जाएगा 7 टाइम 28, सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचा हमारे पास कितना 3 एंड 4, ये वापस से कितनी बार जाएगा 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा 0, तो ये आया 0.785 माइनस 0.5। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 एंड 8 सिमिलर रहेगा और 7 में से 5 गया तो ये आ गया 0.2। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज योर
करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं, यानी कि पहले तो हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये होता है कोई भी कोड, एक कोड जो है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो छोटा एरिया होता है उसे बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया होता है यानी कि सर्किल का जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट। यानी कि यहाँ पे बता देती हूँ, ये सर्किल है आपका, मान लीजिए ये सर्किल है आपका। तो जैसे ये वाली कोड है, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा आपका माइनर सेगमेंट, एंड जो अपर पार्ट है सर्किल का वो होगा आपका मेजर सेगमेंट। तो बच्चों माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो नीचे से हमारा कौन सा एरिया निकल के आता है, माइनर सेगमेंट का। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि जो सुई है ना, ये सर्किल मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ओके। इसकी जो घंटे की सुई है वो आपकी कितनी लंबी है, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ओके। फिर यहाँ पे बोला है वो सुबह 11:20 से 55 बजे यानी कि 11:55 बजे के बीच में कितना क्षेत्र प्रभावित करेगी। यानी कि हमें पहले थीटा निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से सुई चलकर यहां तक पहुंची, तो इस बीच में इसने कितना एरिया कंप्लीट किया, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये एरिया क्या होगा। ये एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए जो आपकी सुई है यानी कि द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दे रखी है। द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM एंड 11:35 AM। तो जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम जो है वो कितना है 11:55 और स्टार्ट कहाँ हो रहा है 11:20, यानी कि आपके पास टोटल कितनी मिनट आई 35 मिनट, ओके। ये मिनट निकल कर आई, अब 35 मिनट आई है आपके पास। और जो मिनट की सुई है यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री एंगल बनाती है। यानी कि इन 1 मिनट एंगल ऑफ क्लॉक, यानी कि जो घड़ी की सुई का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 1/2 डिग्री, ओके। यानी कि 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री एंगल बनता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू 35 मिनट, क्योंकि मेरे पास कितनी मिनट है, ये 1 मिनट में 1/2 है, तो 35 मिनट में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे एक पेन 5 रुपीज का आ रहा है तो 2 पेन निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो वैसे ही अगर 1 मिनट की सुई 1/2 डिग्री एंगल बना रही है तो वो 35 मिनट में कितना बनाएगी उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा आपका 17.5 डिग्री, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका थीटा निकल कर आ गया, थीटा इक्वल्स टू 17.5, तो अब वो कितना एंगल बनाएगी या कितना एरिया कवर करेगी ये निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू है आपकी 17.5
अपॉन 360 डिग्री। ओके, और पाई की वैल्यू हमें पुट कर देंगे वो 22/7। आर की वैल्यू आपको गिवन है 6 × 6। सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, अब जब 5 से कट किया, 5 से कट करने पर 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और यहां से 3 बचे, 7 5 जा 35। ओके, तो ये कट हो गया 25 टाइम। 5 से कट किया ये 5 टाइम और 5 से इसको कट किया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 0, यानी कि ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 1 कैरी 0 टाइम यानी 2 टाइम 720। अब 5 से वापस से कट किया, 5 बन जा 5, 2 बचे, 5 4 जा 20 एंड 5, यानी कि आपके पास आया 145 अपॉन। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 22 × 6 × 6 अपॉन 145। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से अगेन कट किया तो 5 से कट करने पर यह आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 5 से इसको कट किया तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, ये हो जाएगा, यानी 5 4 जा 20, पॉइंट लगाया 5 4 जा 20। अब जब इसको सिंप्लीफाई अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा 36 × 4.4, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जा 24 और ये 6 3 जा 12 एंड 2, ये हो जाएगा 14। कट किया 6 4, ये हो जाएगा 4 4 1, ये हो जाएगा 4 8 5 एंड 1। जब इसको कट कर लेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 158.4 में आपको डिवाइड करना है 29 का। तो इतना छोड़ देती हूँ बच्चों, डिवाइड आप लोग खुद कर लोगे और आफ्टर डिवाइड आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड कीजिए। यानी कि अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल, यानी कि उस वायर को आर्क ऑफ सर्किल की फॉर्म में बैंड किया जाता है, यानी कि इसकी फॉर्म में, यानी कि ऐसे बैंड किया जाता है इसकी फॉर्म में। ये जो चीज आपको दे रखी है ये गिवन है, जो यहां से लेके यहां तक ये होता है आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ सर्किल का जो पार्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या वैल्यू दे रखी है, तो उसमें आर्क ऑफ सर्किल में बैंड किया जाता है सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री, यानी कि एंगल कितना होता है बीच में वो दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो फिर आपको ये निकालना है एट इट्स सेंटर द रेडियस ऑफ अ सर्किल, यानी कि आर्क ऑफ सर्किल इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई सर्किल इंटू 2 पाई आर, यही होता है बच्चों। तो आर्क ऑफ सर्किल आपको कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 है इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 2 को 2 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इससे इसको कट किया 6 टाइम, 2 से इसको कट किया 3 टाइम। इज दैट क्लियर? जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 इक्वल्स टू पाई आर, और 20 इंटू 3 कितना हुआ 60 इक्वल्स टू पाई आर, और यहां से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, पाई का डिवाइड कर देंगे
और ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 60/पाई सेंटीमीटर। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ, यानी कि क्या कहलाता है वो, जीवा कहलाता है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे जीवा कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं कोड। क्या होती है बच्चों कोड, ये कोड होती है। दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो भी बनती है लाइन उसे कोड बोलते हैं। ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, और जो सेंटर पॉइंट से जाती है वो भी कोड होती है। इसको क्या बोल देते हैं, डायमीटर बोल देते हैं। डाई डी इक्वल्स टू 2r, यानी कि ये व्यास है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोड, यानी हिंदी में बोल देंगे जिसे जीवा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, एक चाप जो 180 डिग्री से कम कोण बनाता है उसे लघु चाप कहा जाता है। यानी कि जो 180 डिग्री से कम एंगल बनाता है उसे हम लघु चाप कहते हैं। तो दूसरे चाप को हम क्या कहेंगे, तो जो दूसरा चाप होगा बच्चों दो हैं, ये सर्किल है हमारा। इफ अगर यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है आपका लघु चाप है। लघु चाप का मतलब क्या है बच्चों, लघु चाप का मतलब माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब छोटा वाला पार्ट। तो जो बड़ा पार्ट होगा, बड़ा पार्ट यानी कि जो इसका अपर पोर्शन जो बचता है यहां से लेके यहां तक का जो आर्क है वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क। क्लियर है बच्चों। तो आपका कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, और इंग्लिश में बोल देंगे मेजर आर्क। ओके बच्चों, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दे रखी है 88 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास, 2πr होती है। यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, ये इंग्लिश हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये कितनी दे रखी है, 2πr की वैल्यू आपको दे रखी है 88। तो 2 को 2, पाई की वैल्यू 22/7, r को r एंड 88। बच्चों इससे काटा ये 4 टाइम और 2 से अगेन काटा 2 टाइम, तो r इक्वल्स टू आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 14। ओके, 7 2 जा 14 हो गई ना, तो 14 सेंटीमीटर तो आपकी हो गई रेडियस। अब इसने बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यानी कि ये आपका सर्किल है, तो सर्किल का चतुर्थांश यानी कि उसका फोर्थ पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट, यानी πr² कर दिया जाए तो वो क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ अ सर्किल, तो क्या होगा 1/4 πr²। तो 1/4 को सिमिलर रहने दीजिए, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7 और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 14 × 14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 2 जा 14 और 2 से इसको कट किया 2 टाइम और 2 से अगेन इसको कट किया 11 टाइम। जब इसको मल्टीप्लाई किया 11 4 जा 44, 4 कैरी, और ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर बच्चों वो ये बोलता
कि हाफ एरिया ऑफ सर्किल, तो हम क्या कर देते 1/2 कर देते। यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला है इसलिए हमने क्या किया है पाई आर स्क्वायर में 4 का डिवाइड किया है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा इसके केंद्र पर समकोण बनाती है तो तार कितनी है, यानी कि ये पूछा गया है। ये एरिया ऑफ सर्किल है हमारा, ये हमारा सर्किल दे रखा है। अब इस सर्किल के अंदर जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये वायर कितना है ये फाइंड करना है। ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ए, ये बी एंड सी। ओके बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें क्या पूछा है लेंथ ऑफ अ सर्किल, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 200। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और BC इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 10√2 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 10√2 कैसे आया, तो आप यहाँ पे 200 के फैक्टर करके देख लीजिएगा। 2 से करेंगे 100 टाइम, फिर 2 से किया 50 टाइम, 2 से किया 25 टाइम, 5 से किया 5 टाइम एंड 5 से किया 1 टाइम। इन दोनों का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना इसलिए इसको रूट में लिख लिया। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड में 135 डिग्री का एंगल बनता है, तो त्रिज्य खंड का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल दे रखा है 135, तो फाइंड द सेक्टर ऑफ एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपको गिवन है आर की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड थीटा गिवन है 135 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 135/360 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं या फिर 22/7 लिख देते हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 8 इंटू 8। जब इसको सिंप्लीफाई किया 5 से कट किया, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 5 से इसको कट किया 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। ओके, अब इसको वापस से कट किया 3 की टेबल से, नहीं 9 की टेबल से कट कर देते हैं, 9 3 जा 27 और 9 8 जा क्या हो जाएगा 9 8 जा 72। 8 से 8 को कैंसल आउट कर लेंगे तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 इंटू 22 इंटू 8 अपॉन कितना आया नीचे 7 बचा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 इंटू 8 अपॉन 7। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 जा होता है 48, 4 कैरी 8 6 जा 48, 48 और 4 ये हो जाएगा 52/7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पीपीटी यहीं पे खत्म होती है। अब कल की क्लास में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को वापस से एक बार सॉल्व करके देखना और आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे यशपाल जी सर। थैंक यू।
जय हिंद टू ऑल। मैं यशपाल सिंह सिसोदिया, गुरून ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरून 4.0 रीलोडेड। यस, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। यस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, क्या है क्वेश्चन? इन इंडिया द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि भारत में सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर 4 ऑप्शन ये नजर आ रहे हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन और सेंट्रल, संघ या केंद्रीय। दूसरा बी ऑप्शन है प्रोविंशियल और स्टेट, प्रांतीय या राज्य। सी ऑप्शन है पंचायत और म्युनिसिपलिटी यानी कि पंचायत और नगर पालिका। डी ऑप्शन है ऑफिशियल और पब्लिक यानी कि आधिकारिक और सार्वजनिक। तो आपके इसमें से थर्ड स्तर का जो लेवल है, यानी फर्स्ट लेवल जो है वो आपका कहलाता है वह लेवल जहां पर केंद्रीय सत्ता होती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, तो सेंट्रल फर्स्ट कहलाता है। सेकंड जो लेवल होता है वो प्रांतीय यानी प्रोविंशियल और स्टेट कहलाता है, और थर्ड जो लेवल होता है वो कहलाता है पंचायत और म्युनिसिपलिटी। यानी कि ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया, इन दोनों लेवल पर स्तर बताता है। पंचायत और रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया नगर पालिका क्षेत्र हो गया। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट जाता है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यस, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो नजर आ रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर। यस, इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। यस, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यस, ए ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां देती है। ए ऑप्शन हो गया। बी, सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में विभाजित होती है। सी ऑप्शन है निर्वाचित अधिकार सरकार के सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन है सत्ता विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच वितरित की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ संघीय, ये बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर संघीय शासन की बारे में बात बोली जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, फीचर क्या होता है। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर सामने रहा बी ऑप्शन। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो शक्तियां होती है वो विभिन्न स्तरों पर बंटी रहती है। सरकार की पावर जो है वो डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट के अंदर, और यहाँ पर ये 3 पार्ट जो है वो यहाँ पर अपन ने बता दिया। तो ये संघीय सरकार की विशेषता हो गई। ये 3 पार्ट कौन से हैं? ये 3 पार्ट हैं सेंट्रल यानी कि संघ, इसके अलावा दूसरा होता है प्रोविंस यानी कि स्टेट राज्य लेवल पर, और थर्ड हमने अभी पढ़ा था म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज। तो यहाँ पर ये भाग जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। यस, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उससे पहले कमेंट आ जाने चाहिए। 7वीं अनुसूची के अनुसार कितने विषयों को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है? यानी कि यहाँ पर 7वीं सूची के अंदर कितने विषय हैं जिनको समवर्ती सूची के अंदर, बेटा आपको पता है 3 प्रकार की सूचियां होती है। इसमें से फर्स्ट सूची संघ सूची, सेकंड जो सूची होती है वो राज्य सूची, और तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची, सेंट्रल स्टेट और कंकरेंट यानी कि ये समवर्ती सूची। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है यानी समवर्ती सूची है, तो इसमें कितने विषयों को इसमें जोड़ा गया है, कितने डिपार्टमेंट इनको दिए गए, कौन कौन से सब्जेक्ट इनको दिए गए, किन किन विषयों के बारे में ये जानकारी रखते हैं। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 61। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर सेंट्रल लेवल पर जो सब्जेक्ट बांटे गए हैं वो है 100। कितने हैं? 100। आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
सातवीं सूची के अंदर अपने समवर्ती सूची के बारे में बोला है। और अभी अपन सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल के अंदर है 100 सब्जेक्ट। इसके बाद स्टेट लेवल पर जब अपन आते हैं तो वहां पर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 66 थे, वो 61 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अभी अपन समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं तो 47 में थे, लेकिन वो अभी 52 के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखते हैं क्या है क्वेश्चन का आंसर। जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई, इनमें से 22 भाषाओं को सुनिश्चित भाषा कहा जाता है क्योंकि वे है। यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जनगणना के अंदर यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया कि 114 भाषाएं जो हैं उनको राष्ट्र लेवल पर जब इसका एनालिसिस किया गया तो 114 भाषाएं जो है वो मेजर भाषाएं हैं, जिन भाषाओं को सबसे ज्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी दी गई है, सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज, तो 114 भाषाएं हैं और इनमें से 22 लैंग्वेज कॉल शेड्यूल्ड, यानी कि यहाँ 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के नाम से जाना गया है। तो अनुसूचित भाषाओं को 22 भाषाओं को माना गया है क्योंकि क्या कारण है, ये राज्यवार निर्धारित है। दे आर शेड्यूल्ड स्टेट वाइज। बी ऑप्शन है इंक्लूड द 18 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची के अंदर ये शामिल किया गया है। सी ऑप्शन आपके सामने आता है इंक्लूड इन द एजेंडा ऑफ लोकसभा, लोकसभा के एजेंडे में शामिल करने के लिए। और डी ऑप्शन आता है इंक्लूड इन द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों की। इसी प्रकार की दरियादिली को देखते हुए हमारे मन में और ज्यादा जोश जुनून जाग जाता है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, इंक्लूड द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसके अंदर 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। बेटा बोर्ड के अंदर आपको फिल इन ब्लैंक में, एमसीक्यू में या 1 लाइन 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको 22 भाषाओं की जानकारी 8वीं अनुसूची मिलती है, 8th शेड्यूल के अंदर मिलता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा 20 क्वेश्चन। यस, 20 क्वेश्चन का क्या है आंसर, पढ़ते हैं। यस, सब्जेक्ट सच ए पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आर इंक्लूड इन विच द फॉलोइंग लिस्ट, यानी कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल होते हैं। बेटा मैं आपको लोगों को बता दूं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपके फॉरेन वर्क के बारे में, विदेश नीति के बारे में आ जाता है, रेलवे के बारे में उसमें पूछा जा सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम को उसमें जोड़ा जाता है, करेंसी को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, आर्मी सिस्टम उसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि सेना आ जाती है, वित्त विभाग आ जाता है, विदेश नीति आ जाती है, मुद्रा के बारे में आ जाता है, संचार व्यवस्था, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, ये सेंट्रल के अंदर आ जाती है। और अब आया पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, तो यह स्टेट लेवल पर आ जाती है। और लास्ट समवर्ती सूची होती है, उसके अंदर जनगणना आ जाती है, उसके अंदर विवाह के आ जाते हैं, पारिवारिक कानून आ जाते हैं, उसके अंदर शिक्षा आ जाती है। तो यहाँ पर अपन ए ऑप्शन जो है वो राइट करते हैं, स्टेट यानी कि एक राज्य। ये राज्य सूची के विषय हैं। मैंने कहा सेंट्रल सूची, उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें तो हो जाता है विदेश नीति, बड़े स्तर पर रेलवे विभाग, इसमें मुद्रा है, ये सारी चीजें। बी ऑप्शन यानी कि राज्य स्तर पर ये वाला आ गया। और सी ऑप्शन अपन ने जनगणना और शिक्षा के बारे में पढ़ लिया। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। यस, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेजर फेडरलिज्म डिसीजन बाय द मार्शल कोर्ट वाज, यानी मार्शल कोर्ट द्वारा पहला प्रमुख संघवाद निर्णय था, यानी मार्शल कोर्ट के द्वारा पहला प्रमुख संघवाद निर्णय क्या लिया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो सामने सामने नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क बनाम हंटर लेसी, या मैकुलॉथ बनाम मैरीलैंड, या गिब्सन बनाम
ऑगडेन और मार्बरी बनाम मेडिसिन यानी मैकुलॉच बनाम मैरीलैंड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा 22 क्वेश्चन। यस, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ आने वाला महासंघ का उदाहरण है। तो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुरून चैनल की इन सेवाओं का लुत्फ उठाइए, क्योंकि गुरून 4.0 रीलोडेड आपके लिए और केवल आपके लिए चलाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मेरठा सिटी और मेरठा सिटी के आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे, सभी आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, सभी को ये पता चल जाए कि सोशल स्टडी हो और भले इसमें साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हर सब्जेक्ट के छोटे से छोटे जो डाउट है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों से केवल एक ही दरख्वास्त है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और लोगों को ये जागरूक कीजिए कि आपके सामने निशुल्क क्लास लेके आया है गुरून एजुकेशन क्लास। यस, आपके सामने ऑप्शन 4 है, बेल्जियम, यूएसए, भारत, स्पेन। उत्तर आपका जाता है बी ऑप्शन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यस, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, Why union list include subject of national importance such as the defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। तो ये क्वेश्चन है, संघ सूची के अंदर ये सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए, जैसे कि रक्षा की बातें की जा रही है, फॉरेन जो है सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, करेंसी के बारे में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी जब अपन ने लेसन शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची के अंदर देश की रक्षा के लिए आर्मी आ जाती है, हमारी सेना आ जाती है, विदेश नीति आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, संचार आ जाती है, मुद्रा आ जाते हैं। तो यह विषय क्यों शामिल किए गए। अब देखो, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जा रही है, आपका आईक्यू पावर जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। पहले आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद जब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इसका उत्तर यही लगता है, नहीं तो कुछ समय इसको ड्रॉप कर दीजिए, बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। आप जरूर इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। यस, ए ऑप्शन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, क्योंकि हमें पूरे देश में इन मामलों पर एक समान नीति की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा उत्तर नजर आ रहा है ए ऑप्शन बी, क्योंकि राज्य उन्हें संभालने में बोझ महसूस करता है। नहीं, ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसको अपन थोड़ा समय छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन, यस, क्या है, बिकॉज द गवर्नमेंट इन द स्टेट इज नॉट केपेबल, क्योंकि राज्यों में सरकार सक्षम नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन, बिकॉज दीज मैटर्स आर द नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, क्योंकि राज्य के लिए यह कोई महत्व नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट जाता है, because we need the uniform policies these matters thought out the country, क्योंकि हमें पूरे देश के अंदर एक समान नीति की आवश्यकता होती है। तो बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट जाता है, क्योंकि पूरे देश को जोड़कर रखना है, यानी कि 28 स्टेट को अगर यूनिटी में रखना है तो हमें यहाँ पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ पर देश को चलाने के लिए सबको एक करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, क्या है, इन शॉर्ट that the spirit of federalism respect the diversity and desire the living together became the shared ideals in our country, यानी कि ने यह सुनिश्चित किया कि संघवाद की भावना, विविधता के लिए सम्मान और एक साथ रहने की इच्छा हमारे देश के लिए साझा आदर्श बन जाए। लैंग्वेज देखिए आप,
यहाँ पर ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और ये क्वेश्चन आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए मेहनत करके बनाए गए हैं। तो आप इन सीरीज का, मेगा सीरीज का जितना लुत्फ उठाना चाहें उतना उठाइए और बने रहिए गुरुन चैनल के साथ। यस, ए ऑप्शन जुडिशरी, न्यायपालिका। बी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतंत्र राजनीति। सी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस यानी संवैधानिक प्रावधान, प्रोविजन। डी ऑप्शन है फेडरल नेचर यानी संघीय प्रकृति। तो आपके सामने क्या लगता है आपको, संघवाद की भावना और विविधता के सम्मान और एक साथ रहने की इच्छा क्या हमें दर्शाती है? बेटे एक बात सोचना, आपको पता होगा एक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, नाम था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि लोकतंत्र वो है जहां पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, जहां जनता को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ की पब्लिक को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे महान प्रेसिडेंट रहे थे जिन्होंने पब्लिक के बारे में बात बोली थी। बस यही बात यहाँ पर आपके सामने साबित कर दी गई है कि संघवाद की भावना के बारे में कौन सा कथन सही लग रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा संघ को एकजुट करने के लिए एक उदाहरण है? तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी। कौन से हैं क्वेश्चन के आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, बने रहिए गुरुन चैनल के साथ, जल्दी से देते हैं इसका आंसर। सामने आए हैं, पहला स्पेन एंड इंडिया, यानी कि बोथ स्पेन एंड इंडिया। बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इंडिया और डी ऑप्शन स्पेन। तो बेटा यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर संघ को एकजुट रखने का उदाहरण देने वाले दो देश हैं इस कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो आपका राइट है, बोथ स्पेनिश एंड इंग्लैंड, स्पेन और भारत दोनों ही इसके अंदर इंपोर्टेंस रखते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। यस, क्या है, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर ऑन द यूनियन लिस्ट? संघ सूची में कितने विषय हैं? बेटा मैंने शुरुआत में जब लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि संघ सूची यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 100 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 100 सब्जेक्ट है। पहले की बात करें तो 97 थे, लेकिन बाद में इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर सी ऑप्शन 100 आ रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो सब्जेक्ट दिया गया है वहां पर आपके 66 थे, जिसको घटाकर 61 कर दिया गया है, तो वो स्टेट लेवल पर चला गया। इसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो समवर्ती सूची था, स्थानीय सूची थी, तो वहां पर समवर्ती सूची के अंदर सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं 47 थे जो 52 में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 100 राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार रहिए। आपके सामने स्क्रीन पर स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ये रहा, द फेज डिस्टेंसली ऑफ पावर रेटेड टू दिस, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वाक्यांश संबंधित है। आपके सामने सत्ता का विकेंद्रीकरण। बेटा सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सरकार की पावर को डिवाइडेड कर दिया जाए, जब सरकार की शक्तियों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए। होता क्या है, जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक डिपार्टमेंट के हाथ में जब शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उसका मिसयूज होने लगता है, वो उसका गलत उपयोग करने लगता है। और इस वजह से कहते हैं कि सत्ता को जितना बांट दिया जाए, सत्ता को जितना डिवाइडेड कर दिया जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा वाक्यांश सबसे बेस्ट है? आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, सहकारी सरकार, 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ऑपोजिशन गवर्नमेंट, विपक्षी सरकार। तो आपके सामने यहाँ पर बी ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है, त्रिस्तरीय सरकार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन
राइट जाता है थ्री टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 28। यस, क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नो बाय द नेम ऑफ, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को किस नाम से जाना जाता है? अभी शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग टाइम में आपका जो क्वेश्चन शुरू हुआ था उसमें वो क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर फर्स्ट होता है, सेकंड स्टेट लेवल पर होता है, और थर्ड जो है पंचायती राज यानी कि पंचायती लेवल थर्ड लेवल पर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट जाता है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर रूरल लोकल एरिया ना आता या अर्बन आ जाता, तो अर्बन यहाँ पर आता तो फिर म्यूनिसिपैलिटी के बारे में अपन जानकारी लेते, उसके बारे में अपन बात करते। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। द पार्लियामेंट्री कैन नॉट ऑन इट्स नाउ change the sharing of power between the union of government and the state government arrangement because संसद अपने आप ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारा को नहीं बदल सकती, क्योंकि संसद हमेशा केंद्र और राज्य के बीच की सत्ता को बंटवारा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? पढ़ते हैं, ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ये, यह व्यवस्था संविधान की संरचना के लिए बुनियादी है। This arrangement is basis of structure of constitution। बी ऑप्शन है, केवल राष्ट्रपति ही ऐसी शक्तियों का हकदार है। Only the president of entitled with such power। राज्य इसके लिए सहमत नहीं है। The state of not agree for the same। डी ऑप्शन है आपका, संविधान में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। There is no provision इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो, यानी कि यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं और यहाँ पर ये कहा जाता है कि यह व्यवस्था संविधान की संरचना की बुनियाद के लिए सही है, बुनियादी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट जाता है। दिस अरेंजमेंट इज बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह व्यवस्था संविधान की संरचना के लिए बुनियादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा सबसे लास्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं, क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। यस, क्या है क्वेश्चन? इन द फेडरल सिस्टम बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर, यानी कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती है। क्या होती है? ए ऑप्शन टोटली ऑटोनोमस, पूरी तरह से स्वायत्त, इनहेरेंटली सेपरेट सरफेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्षेत्र, एंडाउंड द एक्सक्लूसिवली सेपरेट पावर, यानी विशेष रूप से अलग शक्तियों से संपन्न, सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि लोगों के प्रति अलग से जवाब दे। तो आपके सामने क्वेश्चन चार ऑप्शन आ चुके हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें होती है। आपको इनमें से क्वेश्चन चूज करना है। क्या है इसके क्वेश्चन का आंसर? लोगों के प्रति अलग से जवाबदेह होती है, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी राइट जाता है। बेटा, आप लोगों के लिए गुरून क्लासेज हमेशा ऐसी नई नई टेक्निक लेके आती है जिससे कि बच्चों को हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आए, बारीकी से आप हर क्वेश्चन को समझ पाए। हमारा केवल एक ही मोटिव है कि हम आप लोगों के डाउट को, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, और इसीलिए ये क्लास जारी होती है। और मैं यशपाल सिंह सिसोदिया जो आपके लिए सोशल स्टडी के अंदर हिस्ट्री की क्लास ले चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट अभी चल रहा है और हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मैं आप सबसे लेना चाहूंगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।